Hello friends, today we are going to discuss very important topic that is frame shift mutations। जी हाँ दोस्तों, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पर हर साल हर एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस को रिवील आउट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है और न केवल इसको समझेंगे बल्कि इसका जो हिडन कॉन्सेप्ट है यानी कि जेनेटिक कोड्स के सेंस में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ, किंतु उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हर एक्टिविटी की, हर इंफॉर्मेशन की, हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा खुद भी इसके मेंबर बनिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनको भी बोलिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल है दोस्तों आपका अपना चैनल। ठीक है, तो आइए दोस्तों तैयार हो जाइए और अब हम लोग समझते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के बारे में। देखिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस ये बच्चों है एक प्रकार की पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि पॉइंट म्यूटेशंस का क्या मतलब होता है। पॉइंट म्यूटेशंस आखिर होती क्या है? पॉइंट का मतलब एक सिंगल। ठीक है, जैसे आप सभी को मालूम है जीन क्या चीज है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और वी कैन से पर्टिकुलर एंजाइम या एक प्रोटीन। किसी प्रोटीन को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन डीएनए के जिस पार्ट पर प्रेजेंट है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? उस पार्ट को बोलते हैं बच्चों जीन। और आप सभी को मालूम है कि जीन जो है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी हुई है ना। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए की फॉर्म में कॉपी हो जाते हैं तो ये एमआरएनए जाकर के राइबोसोम्स को ये इंफॉर्मेशन देता है और राइबोसोम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अमीनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन बना देते हैं। सपोज करते हैं बच्चों ये कोई एमआरएनए है ना। आप सभी को मालूम है कि इस पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल ए है, यू है, जी है, सी है, यू है, ठीक है, ए है, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं ना। और इसका एक कोई खास सीक्वेंस होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन आप बनाओगे उसमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका एक खास सिंटेक्स होगा, एक खास उसका सीक्वेंस होगा। इस सीक्वेंस में किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स या सिंपली वी कैन से जेनेटिक कोड्स। ये हम सबको मालूम है। तो ये जो जेनेटिक कोड्स हैं ये क्या होते हैं बच्चों? दीज आर ट्रिपलेट्स। आप सभी को मालूम है ये वाली बात है ना। क्या है बच्चों? ये ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या समझ रहे हैं कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस है, समझ रहे हैं? सक्सेसिव तीन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके एक सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एक कोडॉन। यानी कि ये जो तीन है ये जेनेटिक लैंग्वेज का एक वर्ड बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं कोडॉन। और इसका मतलब यह है कि ये बनने वाली प्रोटीन में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का नेचर और पोजीशन डिटरमाइन करेगा, यानी कि उसका नेचर बतलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एयूजी बताएगा कि भाई यहां मैथ्यूनिन जुड़ना चाहिए, तो एयूजी कोड्स फॉर मैथ्यूनिन, ये हम सब लोग जानते हैं, इनिशिएशन कोडॉन भी है। इसके बाद अगला वाला जो कोडॉन है बच्चों वो होगा ये, उसके बाद अगला वाला होगा ये, उसके बाद अगला वाला होगा ये, इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। यानी कि यदि हम यहां से चलें तो 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो रीड किया जाता है राइबोसोम के ऊपर। एक बात याद रखिए कि बीच में जैसे एक कोडॉन खत्म हो गया और दूसरा कोडॉन जब शुरू हो रहा है, उनके बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि एक कोडॉन खत्म हो चुका है और अब दूसरा कोडॉन स्टार्ट हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे इंग्लिश में अपन क्या लिखते हैं? जैसे इंग्लिश में आपको लिखना हो बच्चों राम इज गोइंग टू मार्केट, तो आप कैसे लिखोगे? राम इज गोइंग टू मार्केट, है ना। मान लीजिए ये कोई सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि आप अपनी स्क्रीन को देखो तो आपको ये बड़ा हेक्टिक सा लगेगा। मान लीजिए कि इंग्लिश के जितने सेंटेंसेस हैं वो इसी तरह से लिखे हो, इसी सीक्वेंस में लिखे हो, तो आपको रीड करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड जब खत्म हो जाए, मतलब एक वर्ड जब खत्म होता है तो उसके बाद थोड़ा सा गैप दे देते हैं, राम इज गोइंग, है ना, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो हमें मालूम है कि एक वर्ड खत्म हो चुका है, अब दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा शुरू हो गया, तो इस तरीके से कहानी चलती चली जाती है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना। किंतु जेनेटिक कोड में बच्चों यहां पर किसी तरह का कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है आपके लिए कि एक खत्म हो चुका है दूसरा शुरू हो चुका है।
यही जो एस्पेक्ट है ना, यही वाला एस्पेक्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का बेसिस है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का कारण है, और इसी की वजह से समझ लीजिए ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं। सुनिए, फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशंस है ना बच्चों, शॉर्ट में मैं एफएस लिख रहा हूं, फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशंस हैं, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बच्चों केवल दो वजह से हो सकती हैं, कि कोई न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अफेक्ट होता है, पूरी जीन नहीं अफेक्ट हो रही है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से कोई भी जो चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड म्यूटेशन। कौन सा वाला, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो पॉइंट जो चेंज आएगा वो या तो हो सकता है इंसर्शन या फिर हो सकता है डिलीशन। ये आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है। इंसर्शन का क्या मतलब है बच्चों, कि कोई नया न्यूक्लियोटाइड किसी गलती की वजह से, किसी भी वजह से यहां पर ऐड हो जाए, कहीं पर भी बीच में ऐड हो जाए, यानी कि इंसर्ट हो जाए। और डिलीशन का क्या मतलब है, कि इस एग्जिस्टिंग में से कोई एक जो है वो डिलीट हो जाए, निकल करके भाग जाए किसी भी वजह से, कारण से। यदि वो डिलीट हो जाता है तो फिर ये भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का बेसिस बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे याद रखनी है बच्चों, रिप्लेसमेंट से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगी। यदि हम यहां मान लीजिए जी की जगह किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देते हैं, सपोज जी की जगह बच्चों आ जाता है यहां पर सी, मान लीजिए, तो ये हो गया AUC। AUC से क्या होगा, केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अफेक्ट होगा, है ना। AUG जो मैथ्यूनिन को कोड कर रहा था, अब वो चेंज हो गया, नाउ इट हैज बिकम AUC। सो ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, वन कोडॉन विल बी अफेक्टेड। तो इसका जो इफेक्ट है वो इन वाले जेनेटिक कोडॉन्स पे नहीं ट्रांसफर होगा। किंतु फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में उल्टा हो रहा है। देखिए, समझते हैं इस चीज को आगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करें कि यहां लिखा हुआ है RAM हैज 2 रेड कैप्स, किंतु कैप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां पे कैप लिख रहा हूं, तो ग्रामेटिकली मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि समझाना है मुझे 3-3 के सीक्वेंस में, इसीलिए मैं लिख रहा हूं आपको राम हैज 2 रेड कैप। क्लियर है। अब मान लीजिए कि यहां पर R और A के बीच में कोई एक लेटर इंसर्ट हो जाता है, एंड दैट इज C। C इंसर्ट हो जाता है, बीच में घुस जाता है R और A और M के बीच में। तो राइबोसोम इसको कैसे रीड करेगा मालूम है, राइबोसोम कोई सिग्नल नहीं देगा यार यहां पे समथिंग इज रॉन्ग, कोई सिग्नल नहीं देगा। वो क्या करेगा, किस तरह से 1 2 3 करेगा, वो RAC, RA के बाद C इंसर्ट हुआ है ना, तो वो एक कोडॉन इसको बना देगा, क्योंकि वो तो केवल 1 2 3 जानता है बच्चों। 1 2 3 के अलावा उसके पास कोई ब्रेन नहीं है ये अप्लाई करने के लिए कि यार यहां पर कोई चीज इंसर्ट हो गई है या समथिंग इज रॉन्ग हियर, ऐसा कुछ भी सिग्नल आपको देने वाला नहीं है। फिर अगले वाले M को अगले वाले कोडॉन के साथ जोड़ देगा, यानी कि क्या बना देगा, M इसका ले लिया और HA इसका ले लिया, और इसका काम हो गया 1 2 3 का। इसके बाद बचा S, ठीक है, STW, अगला जो कोडॉन बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों STW, है ना। अगेन 1 2 3, फिर हो जाएगा ORE, ठीक है। इसके बाद DCA, है ना। इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा बच्चों। आप क्या देख रहे हो कि केवल एक इंसर्शन की वजह से पूरा का पूरा जो जीन का ऑर्डर था, जो पूरा सीक्वेंस था, इट हैज नाउ बीन कंप्लीटली ऑल्टर्ड, पूरी तरह से बदल चुका है, चेंज हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई वी गेव द नेम फ्रेम शिफ्ट। हम इसको नाम क्यों दिए हैं, इसलिए दिया ये नाम क्योंकि पूरा का पूरा जो जीन का ऑर्डर है वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, दैट्स व्हाई द नेम इज फ्रेम शिफ्ट। अब मान लीजिए डिलीट करके देखते हैं बच्चों। सपोज करें कि दूसरा वाला केस लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि ये C हम यहां इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहां पर M को डिलीट कर दे रहे हैं। M को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। यदि हमने M को डिलीट किया तो क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, ये देखने वाली बात होगी। RA तो आपके पास ऑलरेडी था, D डिलीट हो गया, तो अगला वाला जो कोडॉन है उसका H जो है ये पहले का हिस्सा बन गया H, तो 1 2 3 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। राइबोसोम इस तरह से इसको रीड करेगा। अगला वाला हो जाएगा AST, फिर हो जाएगा WOR, फिर हो जाएगा बच्चों EDC, फिर हो जाएगा AP एंड सो ऑन, जो भी आगे होगा। अगेन आप ये देख रहे हैं कि इससे भी पूरा का पूरा जो जीन का ऑर्डर था वो पूरी तरह से बदल गया, ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। तो नोट करिएगा, इस वाले केस में क्या था बच्चों, इंसर्शन था, और इस वाले केस में क्या था बच्चों, डिलीशन था।
तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देखें, यदि हम इस जी को हटा देते हैं, इस वाले जी को हटा देते हैं, तो क्या कहानी बनेगी बच्चों? ए यू सी। और यदि कोई इंसर्ट कर देते हैं तो जो भी चीज इंसर्ट करेंगे वो ए यू के साथ आ जाएगी। वो इंसर्शन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो नोट करिएगा कि रिप्लेसमेंट से कभी भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं आएंगे। जैसे सिकल सेल एनीमिया का केस आप देखते हो, सिकल सेल एनीमिया में रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बीटा ग्लोबिन चेन में आप लोगों ने 6th पोजीशन पर देखा था, ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन वाला जो चक्कर है वो आप सब जानते हो, तो वो एक रिप्लेसमेंट है, उसमें केवल और केवल एक कोडॉन अफेक्ट हो रहा है। किंतु यहां केवल एक कोडॉन अफेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जीन जो है इट हैज बिकम आउट ऑफ ऑर्डर। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अब देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। हमारे अंदर इसके दो एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, है ना। बट याद रखिएगा दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल 100% इसका कॉज नहीं है बीमारियों का, जो मैं नाम लूंगा ये एक कारण हो सकते हैं इन बीमारियों का, है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैन बी वन ऑफ द कॉजेज, ठीक है। तो पहला एक एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं बच्चों हम एल्बिनिज्म का। एल्बिनिज्म में आप सभी को मालूम है कि मेलानिन जो पिगमेंट है वो बनता नहीं। क्यों नहीं बनता है? ऐसा नहीं है कि मेलानिन केवल और केवल, ये जो एल्बिनिज्म है ये केवल और केवल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से नहीं। एल्बिनिज्म के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। केवल इतना बोल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कि जैसे एल्बिनिज्म के लिए जो मेलानिन पिगमेंट है उसको बनाने के लिए मान लीजिए कोई एंजाइम है जो मेलानिन को सिंथेसाइज करेगा। यदि इसको बनाने वाली जीन में किसी तरीके का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया तो फिर ये एंजाइम नहीं बनेगा, और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ऑब्वियस है मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन नहीं बनेगा तो आपको मालूम है एल्बिनिज्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों हम टे सेक्स डिसीज का। इस डिसीज में एक हमारा लाइसोसोमल एंजाइम है, उस एंजाइम को बनाने वाली जीन को हम बोलते हैं हेक्सा जीन, जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 15 पर प्रेजेंट होती है। यदि इस जीन के अंदर किसी भी तरीके का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया तो यह एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है, और लिहाजा ये डिसीज हो जाएगी। अगेन टे सेक्स डिसीज के बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एंजाइम का नाम भी मैं आपको अभी बता देता हूं। क्या नाम है बच्चों एंजाइम का? बीटा एन एसिटाइल हेक्सोज अमीनिडेज, है ना। तो ये एंजाइम जो है ये अफेक्ट हो जाएगा तो इससे टे सेक्स डिसीज हो जाएगी। और इसको बनाने वाली जीन का क्या नाम है बच्चों? हेक्सा जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 15 पर प्रेजेंट है। तो उसके अंदर यदि कोई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो ऑब्वियस है कि ये एंजाइम नहीं बनेगा और डिसीज टे सेक्स डिसीज हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझको आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी तरह से आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। ये जो नए फॉर्मेट में मैंने वीडियो बनाया है आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को मेरे को बोलते हैं कि सर आप ब्लैक बोर्ड पर ही बनाया करो, ब्लैक बोर्ड पर ही अच्छा लगता है। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, पर ब्लैक बोर्ड पर बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है ना, तो इट टेक्स टाइम। तो उसी वजह से कई बार वीडियो में डिले हो जाता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजियर तरीका है। तो दोनों तरह से चलता रहेगा, ब्लैक बोर्ड वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा। मेन जो पर्पस है वो ये कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छी तरह से पहुंचे इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। उस वेबसाइट को प्लीज आप लोग जरूर विजिट करिए। उस पर कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। और मेरे स्टडी मटेरियल के बारे में भी बच्चे बहुत इंक्वायरी करते हैं, किंतु बच्चों अभी लॉकडाउन की वजह से वो हो नहीं पाया था। तो जैसे ही वो तैयार होता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा रीडिंग मटेरियल, और आप लोगों को वो मिलेगा। किंतु मीनवाइल आप लोग इस वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहिए, www.conceptgurukul.in, है ना। conceptgurukul.in है ना, ये वेबसाइट है। मैं लिंक में भी दे रहा हूँ, वीडियो के नीचे लिंक में है, वहां से क्लिक कर सकते हैं। इस पे फॉलो करने का एक कॉलम भी है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कॉलम, अपना मैसेज भी मेरे को भेज सकते हो।
है ना। और इस पर लगातार नई नई इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, नए नए एग्जाम्स की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो लगातार इस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट में आपको रहना है। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।